नमस्ते बच्चों। आज के इस क्लास में हम लोग वर्ग 7 के अध्याय 3 के अंतर्गत नदी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। बच्चों, आप लोग तो नदी देखे ही होंगे, नदी के किनारे गए ही होंगे घूमने के लिए कभी न कभी। तो आप लोगों के मन में यह प्रश्न भी जरूर आया होगा कि नदी वास्तव में निकलती कहाँ पर है, और जब ये निकलती है तो इसमें इतना सारा ढेर सारा पानी आता कहाँ से है, और यह पानी वास्तव में जाता कहाँ पर है, और नदी जहाँ से निकलती है और जहाँ तक जाती है इस बीच वो क्या क्या करती है। ऐसे प्रश्न आपके मन में जरूर आते होंगे। आइए हम उन्हीं प्रश्नों के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। जैसा कि आप बच्चे अभी हैं और बड़े होकर जवान होंगे, जवान होकर फिर बूढ़े होंगे, उसी प्रकार नदी के बारे में भी है। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, क्या नदी भी जवान होती है? क्या नदी भी बूढ़ी होती है? हाँ, नदी भी जवान होती है और नदी भी बूढ़ी होती है। आइए नदी की सैर आपको हम कराएं। और देखिए, हमने आपके लिए यह एक पोस्टर बनाया है। इस पोस्टर में हमने आपको नदी कहाँ से शुरू होती है और कहाँ समाप्त होती है इसके बारे में एक जानकारी देने का प्रयास किया है। आप देखिए, ये नदी है। नदी पहाड़ों से निकलती है, पहाड़ से निकलकर अपने रास्ते से होती हुई ये जाके सीधे समुद्र में गिर जाती है। ये पूरा नदी का रास्ता है। तो इस प्रकार से ये नदी के रास्ते में इसकी नदी की हम लोग 3 अवस्था को मानते हैं। पहली अवस्था, जब नदी पहाड़ों से निकलती है, उस अवस्था को हम लोग कहते हैं युवा अवस्था। युवा अवस्था मतलब नदी इस समय जवान है। जवान होने का मतलब बच्चों, आप जानते हैं कि आप अभी जवान होंगे, और जब जवान आदमी होता है तो उसके अंदर काफ़ी ऊर्जा होती है और वो खूब तेज़ी से काम कर पाता है। यहाँ नदी जब पहाड़ों से निकलती है, चूँकि पहाड़ पर जो ढाल होती है बिल्कुल तीव्र होती है, तो वहाँ पर नदी का पानी काफ़ी तेज़ी से बहता है, और उस पानी के साथ जो कुछ भी आता है नदी का पानी उसको बहा करके ले जाता है। इसलिए इस अवस्था को हम लोग युवा अवस्था कहते हैं। और युवा अवस्था के बाद नदी मैदानों में उतर जाती है, और यहाँ पर नदी के पानी की गति धीमी हो जाती है, कुछ धीमी हो जाती है, और इसके साथ साथ इसमें छोटी छोटी अन्य नदियाँ भी मिल जाती हैं, जिससे इसका पानी बढ़ जाता है, और यहाँ पर नदी के काट छांट का काम कम हो जाता है, और धीरे धीरे नदी अपने साथ जो कुछ मटेरियल लाती है, जो कुछ पदार्थ लाती है, जो कुछ गाद लाती है, उसको अपने किनारों पर जमा करती जाती है। तो यहाँ पर नदी के काट छांट का काम कम हो जाता है, और जब नदी और आगे बढ़ती है, समुद्र के पास पहुँचती है, तो वहाँ पर नदी के पानी की गति बिल्कुल धीमी हो जाती है। तो नदी के साथ जो कुछ भी बालू या पत्थर के टुकड़े या जो कुछ भी उसके साथ होता है वो नदी के किनारे जमा होते जाते हैं। तो इस अवस्था को हम लोग कहते हैं वृद्धावस्था। इस प्रकार युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और ये वृद्धावस्था, ये नदी की 3 अवस्थाएं होती हैं। और इन तीनों अवस्थाओं में नदी के द्वारा बहुत ही सुंदर सुंदर स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, जिसके बारे में आप लोगों ने भी सुना होगा। आइए उन्हीं में से कुछ बहुत ही सुंदर स्थलाकृतियों के बारे में हम लोग आज चर्चा करते हैं। तो देखिए, नदी के द्वारा जो निर्मित स्थलाकृतियां हैं, ये हम लोग इसको 2 भागों में बांटते हैं। पहला भाग है अपर्दनात्मक स्थलाकृतियां, और दूसरा भाग है निक्षेपात्मक स्थलाकृतियां। अपर्दनात्मक मतलब जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बतलाया है, अपर्दनात्मक मतलब काट छांट के द्वारा जो स्थलाकृतियां बनती है, जो स्ट्रक्चर बनते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं अपर्दनात्मक स्थलाकृतियां। इसके अंतर्गत 3 आकृति के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। एक है भी आकार की घाटी, दूसरा है गॉर्ज और कैनियन, और तीसरा है जलप्रपात। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं गॉर्ज और कैनियन के बारे में। नदी जब पहाड़ों से निकलती है तो उस समय नदी के पानी की गति बहुत तीव्र होती है, और तीव्र होने के कारण यह पानी
चट्टानों को, पहाड़ की चट्टानों को बिल्कुल सीधा इस तरह से काटती है। तो नदी जो है गहरा खड्ड बनाती है, दोनों तरफ से बिल्कुल सीधी दीवारों की तरह रहती है और बीच में नीचे नदी बनती है, नदी बहती है। इस प्रकार से बनी जो स्थलाकृतियाँ होती है उसको गॉर्ज और कैनियन, हिंदी में इसको महाखड्ड कहते हैं। भारत में इस प्रकार के महाखड्ड ब्रह्मपुत्रा नदी के द्वारा बनाया जाता है, हिमालय पहाड़ पर। और आप लोगों को ये जानना चाहिए कि विश्व का सबसे बड़ा जो महाखड्ड है, विश्व का सबसे बड़ा कैनियन या सबसे बड़ा महाखड्ड जो है वो ग्रैंड कैनियन के नाम से जाना जाता है, जो अमेरिका में कोलोराडो नदी के द्वारा बनाया गया है। दूसरी जो आकृति है वो है वी आकार की घाटी। जैसा कि आपको मालूम है, ये पहाड़ी क्षेत्र में जब नदियाँ बहती है तो ये नदियाँ दोनों तरफ से पहाड़ों को काटती हैं, और ये काटती हैं तो ये इस प्रकार से भी आकार, अंग्रेजी का जो भी अक्षर है उस आकार से पहाड़ों को काटती हैं। तो इस प्रकार की जो घाटी का निर्माण होता है इसको लोग बोलते हैं भी आकार की घाटी। चूँकि इसका आकार अंग्रेजी के अक्षर भी के जैसा होता है इसलिए इसको हम लोग भी आकार की घाटी भी कहते हैं। और ये नदियों के द्वारा पहाड़ी क्षेत्रों में उद्गम के समय युवावस्था में बनाया जाता है। तीसरा जो है ये जलप्रपात है। जलप्रपात तो आप लोगों ने सुना ही होगा और देखा भी होगा, क्योंकि झारखंड में अनेकों जलप्रपात हैं। तो यहाँ के सभी बच्चे जलप्रपात तो जरूर ही देखे होंगे। आइए हम आपको बतलाते हैं कि इन जलप्रपातों का निर्माण कैसे होता है। नदी जब आगे बढ़ती है और आगे बढ़ते हुए रास्ते में जब दो तरह की चट्टानें मिलती हैं नदी को, पहली बार कठोर चट्टानें जो बहुत कठोर होती है उसको काटने में नदी को बहुत समय लगता है, और उसके आगे मुलायम चट्टान होती है जिस पर नदी काट छांट की क्रिया को बहुत तेजी से करती है। तो आगे की चट्टानें कटती जाती हैं, कट कर वो नीची होती जाती हैं, और पीछे की चट्टान जो कठोर चट्टानें होती हैं, हार्ड रॉक जो होती हैं, उस हार्ड रॉक कटती नहीं है और आगे की मुलायम चट्टान कट कर नीची हो जाती है। तो पानी ऊपर से नीचे की ओर गिरता है। इसी प्रकार जलप्रपात का निर्माण होता है। पानी ऊपर से नीचे की ओर गिरता है तो इसी को हम लोग कहते हैं जलप्रपात या वाटरफॉल। आप लोगों ने झारखंड में तो वाटरफॉल का, जलप्रपात का नाम सुना ही होगा। हम आपको झारखंड के कुछ प्रमुख जलप्रपातों के नाम बतला रहे हैं। जैसे हुंड्रू का जलप्रपात जो कि रांची जिला में स्वर्णरेखा नदी पर है। दसम का जलप्रपात कांची नदी के द्वारा बनाया गया है। जोन्हा का जलप्रपात शंख नदी के द्वारा बनाया गया है। हमारे जिले में रजरप्पा का जलप्रपात भैरवी नदी के द्वारा बनाया गया है। गौतम धारा का जलप्रपात राणू नदी पर बनाया गया है। और विश्व का जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है, सबसे ऊंचाई से जो पानी गिरता है, वो है एंजल का जलप्रपात जो वेनेजुएला नामक एक दक्षिण अमेरिकी देश में है। यह 979 मीटर ऊंचा है। तो इस प्रकार जलप्रपातों का निर्माण होता है। और ये जलप्रपात जो होते हैं ये पर्यटन की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। लोग यहाँ पर घूमने जाते हैं। यहाँ पर अच्छे अच्छे पर्यटन स्थल बने होते हैं। जैसे हम लोग भी जब घूमने की इच्छा होती है तो रजरप्पा जाते हैं, हुंड्रू फॉल जाते हैं, दसम फॉल जाते हैं, जोना फॉल जाते हैं और वहाँ पर हम लोग कुछ समय बिताते हैं। इसके बाद आइए अब हम लोग निक्षेपात्मक आकृतियों के बारे में थोड़ी सी चर्चा करें। निक्षेपात्मक आकृतियाँ, इसमें दो के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। एक विसर्प है या गोखुर झील और दूसरा है डेल्टा। विसर्प क्या होता है? नदियाँ जब मैदानी इलाकों में आती हैं तो उनकी गति, पानी की गति कम हो जाती है। तो जो नदियाँ पहाड़ी क्षेत्रों में सीधा नीचे की तरफ काटती थी, अब वो साइड की तरफ अपने किनारों पर काटना शुरू कर देती है। और जब किनारे कटते हैं तो इस तरह से ये यू आकार आपको लग रहा होगा, इस तरह से नदियाँ कटती हैं, घूमती हैं नदियाँ अपने किनारों को काटती हुई। आपने भी देखा होगा कहीं कहीं पर जहाँ थोड़ा मैदानी इलाका पड़ता है
वहाँ पर नदियाँ इस तरह से पूरी घूम जाती है। तो ये नदियों का जो घुमा हुआ क्षेत्र है, घुमा हुआ जो रास्ता है, इसी को हम लोग कहते हैं विसर्ग। क्या कहते हैं इसको? विसर्ग। सर्प मतलब होता है सांप। सांप के जैसा घुमा हुआ रास्ता नदी का होता है, इस रास्ते को हम लोग कहते हैं विसर्ग। और धीरे धीरे जब ये रास्ता पूरा कटता जाता है तो यहाँ पर एक झील बन जाती है, नदी का पानी उसमें जमा हो जाता है और नदी फिर से अपने पुराने रास्ते को पकड़ लेती है। तो इस झील को हम लोग कहते हैं गोखूर झील। गोखूर झील क्यों कहते हैं? क्योंकि इस झील का आकार गाय के खुर के समान होता है। इस तरह का आकार इसका होता है, गाय के खुर के समान होता है, इसलिए इसको हम लोग गोखूर झील कहते हैं। गाय का खुर होता है इसलिए इसको गोखूर झील कहते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं डेल्टा। ये डेल्टा क्या होता है? नदियाँ जब समुद्र के पास पहुँचती है, नदियाँ जब समुद्र के पास पहुँचती है तो वहाँ पर उसकी गति बिल्कुल धीमी हो जाती है और उस नदी के पास जो कुछ भी पदार्थ होता है वो जमा करती चली जाती है। और इस प्रकार नदियाँ जब समुद्र में मिलती है तो वहाँ पर पदार्थों के जमने से एक त्रिभुजाकार, देखिए यहाँ पर त्रिभुज के आकार की एक आकृति बनती है। इस त्रिभुजाकार आकृति को ही हम लोग डेल्टा कहते हैं। ये डेल्टा इसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि इस आकृति का आकार इस तरह का होता है और ये ग्रीक का वर्ड है, ग्रीक भाषा का एक अक्षर है जिसको लोग कहते हैं डेल्टा। जैसे अंग्रेजी में ABCD होता है, उसी प्रकार ग्रीक भाषा में भी इसको हम लोग कहते हैं डेल्टा। तो चूंकि इसका आकार इसके समान होता है इसलिए इसका नाम पड़ गया डेल्टा। और विश्व का जो सबसे बड़ा डेल्टा है वो गंगा ब्रह्मपुत्र या सुंदरवन का डेल्टा है, जो हमारे देश में है। गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा या सुंदरवन का डेल्टा, जो कि गंगा और ब्रह्मपुत्र के नदी के मुहाने पर, जहाँ पर गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी बंगाल की खाड़ी से मिलती है, वहाँ पर यह डेल्टा बना हुआ है और यह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। और आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि इस डेल्टा का आकार लगातार बढ़ता जा रहा है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा लाया गया पदार्थ जमा होता जाता है और डेल्टा का आकार बढ़ता चला जा रहा है। इस प्रकार बच्चों, आज के हमने इस वीडियो में नदी के द्वारा किए गए कार्यों के बारे में जाना, नदी के द्वारा कौन कौन से कार्य किए जाते हैं उसके बारे में जाना, कौन कौन सी आकृति बनाई जाती है नदियों के द्वारा उसके बारे में जाना। अगले वीडियो में हम लोग पुनः एक बार फिर आपके सामने एक नई चर्चा के साथ हाजिर होंगे, आशा और उम्मीद के साथ कि आने वाले दिनों में आप लोगों को कुछ अच्छा समाचार सुनने को मिलेगा और विद्यालय हमारे फिर से खुलेंगे और हम आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।